गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसमें हम लोगों ने पहला अध्याय देख लिया था, सत्ता की साझेदारी। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है संघवाद। संघवाद क्या होता है, आइए सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का आम रूप है, जिसको ही हम लोग संघवाद कहते हैं। यानी जो सत्ता होती है, ये शासन है, शासन का इस तरह से बंटवारा, कुछ शक्तियाँ इनके पास, कुछ शक्तियाँ इनके पास और कुछ शक्तियाँ इनके पास। जहाँ पे ऐसे बंटवारा होता है उसे हम संघवाद कहते हैं। देखिए, बंटवारा दो प्रकार से होता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो जो ये ऊर्ध्वाधर ये वाला बंटवारा होता है, इसको हम लोग संघवाद कहते हैं। अब देखिए, संघवाद की अच्छी तरह से संघवाद को समझने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं एक चीज़ पे कि जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, तो बेल्जियम जो था उसने सूझबूझ का परिचय दिया और जो संघीय सरकार उनके यहाँ थी उनमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया, ताकि लोगों को, जैसे समझने का प्रयास करिए, ये संघ है, संघीय व्यवस्था बेल्जियम में भी थी, ये राज्य थे छोटे छोटे, ठीक है, और ये श्रीलंका है, यहाँ पर भी छोटे छोटे राज्य थे। बेल्जियम ने क्या किया और श्रीलंका ने क्या किया, हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा है। बेल्जियम ने प्रांतीय जो सरकारें थी उनको अधिक शक्तिशाली बना दिया। यानी मान लीजिए बेल्जियम की ये जो राज्य है, ये फ्रेंच बोलता है, ये जर्मनी बोलता है, ये स्पेनिश बोलता है, तीनों भाषाओं को बोलने वाले हैं। अब तीनों लोगों को अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से भाषा को मानने का अधिकार दे दिया गया। तो ये लोग खुश हो गए, ये लोग भी खुश हो गए और ये लोग भी खुश हो गए। अब वहीं इसके विपरीत श्रीलंका में क्या हुआ, इनको भी तमिल बोलना पसंद बोलने आता था, इनको सिंहली बोलने आता था, इनको भी सिंहली, यानी सिंहली बोलने वाली ज़्यादा थे। तो क्या किए कि जो श्रीलंका की राजभाषा है उसको सिंहली बना दिए। अब उसकी वजह से ये तमिल वालों को लगने लगा कि ये लोग हमारे हित में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि इनके यहाँ गृह युद्ध हो गया और ये लोग शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक रहने लगे, क्योंकि भाई देश तो इनका भी था, तो इन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए और इन्हें भी मिलनी चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं मिला, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया और श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति शुरू हो गई। तो इस स्थिति से बचने के लिए ही हम लोग सत्ता का बंटवारा किए थे, और संघवाद जो है उसी का एक रूप है। जो सत्ता की साझेदारी थी उसी साझेदारी का एक ऊर्ध्वाधर रूप है संघवाद। समझ में आई बात। भारत में भी हम लोग देखते हैं, भारत में भी ये भारत है, भारत हो गया। अब इसमें छोटे छोटे कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। भारत सरकार अपनी करती है और जो राज्यों की सरकारें हैं वो अपनी करती है। आगे देखते हैं हम लोग पहले कि संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं। जहाँ पे ये व्यवस्था है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला है, सरकार दो या अधिक स्तरों वाली है। यानी वहाँ पे जहाँ जहाँ संघवाद है, संघीय सरकार है,
वहाँ पे जो सरकारें होती हैं दो स्तर पे, पहले स्तर पे केंद्र सरकार, दूसरे स्तर पे राज्य सरकार, कहीं कहीं अन्य तीसरे स्तर भी है जिसे पंचायत कहा जाता है भारत में। अगली विशेषता है, देखिए दूसरी भी विशेषता है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिकों पर शासन करती हैं, पर कानून अपने अपने ढंग से बनाती हैं। इसको समझने का प्रयास करिए। भारत में एकहरी नागरिकता है, यानी भारत में जो व्यक्ति होगा वो भारत का भी नागरिक होगा, साथ ही साथ अपने राज्य का भी नागरिक होगा, और साथ ही साथ अपने गांव का भी नागरिक होगा, और जिला में है तो जिले का नागरिक होगा। यानी एकहरी नागरिकता है। ये नहीं है कि राज्य की अलग नागरिकता हो और भारत सरकार की अलग नागरिकता हो। तो ये व्यवस्था होती है संघीय सरकार में। तीसरा है, शक्तियाँ संविधान द्वारा बटी होती हैं। ये देखिए, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, दोनों को शक्तियाँ संविधान द्वारा मिली होती है। यानी भारत में जो कानून बनाने की शक्ति है उसको तीन भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम बताए थे संघ सूची पर केंद्र सरकार बस कानून बनाती है और राज्य सूची पर राज्य कानून बनाती है। संघ सूची जैसे जो चीज राष्ट्रीय महत्व का होता है वैसे विषय को केंद्र सरकार को दे दिया गया है, जैसे मुद्रा, विदेशी मामले, रेलवे इत्यादि। इन सभी विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। दूसरा है राज्य सूची। अब ऐसे विषय जिनका संबंध क्षेत्रीय आधार पर महत्वपूर्ण होता है, जैसे सिंचाई, पुलिस इत्यादि, ये सारी चीज़ें, अगर इन सारी चीज़ों पे कानून बनाना हुआ तो उस पर राज्य कानून बनाता है। और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों के हित के संबंध में है। इस पर जो समवर्ती सूची है, ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। ऐसे विषयों में शिक्षा, विवाह, तलाक इत्यादि मामले आते हैं। कुछ विषय बच जाते हैं तो उनको केंद्र सरकार को सुपुर्द कर दिया गया है, यानी शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा ही कर दिया गया है। अगला है कठोर संविधान। यानी जो संविधान है उसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। जो संविधान बना है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसमें परिवर्तन आसानी से नहीं हो सकता, नहीं तो केंद्र सरकार सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेती। भारत की स्थिति अगर हम जानना चाहें तो देखेंगे कि जो भारत का संविधान है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आसानी से परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको परिवर्तित होने से राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर उसमें परिवर्तन करना है तो कम से कम आधे राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है। समझ रहे हैं बात ना? यानी कठोर संविधान है, आसानी से भारत सरकार या केंद्र सरकार उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अब अगर दो स्तर पे सरकारें हैं तो जाहिर सी बात है शक्तियों वगैरह को लेकर के आपस में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। ये दो व्यक्ति हैं तो उसमें होता है, उसी तरह दो तरह की सरकारें रहेंगी तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा होगा। तो ऐसे लड़ाई झगड़ा के निपटारे के लिए एक न्यायालय होता है, जो दो या दो से अधिक राज्यों आपस में राज्य वाले लड़ गए या दो से अधिक राज्य मिलके भारत सरकार से किसी मामले को लेकर के विवाद हो गया, तो इन सभी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला है राज्य के राजस्व के स्रोतों का वितरण। संविधान द्वारा ही जो भारत सरकार या केंद्र सरकार या संघीय सरकार है
और जो राज्य या प्रांतीय सरकार हैं उनकी आय के साधन क्या होंगे, इसका भी वितरण कर दिया गया रहता है। अगला है लास्ट पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, संघीय शासन के दोहरे उद्देश्य। देखिए, जो संघीय शासन होती है उसका मेन उद्देश्य होता है एकता कायम करना। एकता, संघीय व्यवस्था बनाने का मेन उद्देश्य ही विभिन्न राज्यों के मध्य उचित संबंध स्थापित करना, ताकि सत्ता की साझेदारी अच्छी तरह से काम कर सके और प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को सफल बनाया जा सके। बात समझ में आई? अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो संघीय व्यवस्था है किस किस रूपों में हो सकती है। तो संघीय व्यवस्था के दो रूप हैं। पहला है, संघीय व्यवस्था बनती कैसे है, तो दो रूपों से बनती है। पहला है दो देश, कोई भी दो देश, ये स्वेच्छा से। यहाँ देखिए, राज्य का मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश बिहार, राज्य का मतलब देश होता है। हम पहले ही बताए हैं कि राज्य का मतलब देश होता है। अब देखिए, ये अमेरिका हो गया। अमेरिका जो है वो कई स्वतंत्र राज्यों का एक समूह है, इसीलिए उसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। हम लोग इसको समझने के लिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, इधर श्रीलंका है। ये सारे लोग मिल के आपस में एक समझौता कर लें कि हम लोग एक नियम बनाते हैं और उसी नियम का पालन करेंगे ताकि हम लोगों का विकास अच्छे तरीके से हो, और समझौता करके एक नया नाम दे दे उसको और उसी के तहत शासन करने लगे। तो ऐसे समझौते जहाँ होते हैं, ऐसे जहाँ संघ का निर्माण होता है, उसमें राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान की जाती है, क्योंकि राज्यों ने ही समझौता करके देश, एक नए देश का निर्माण किया है, एक नए संघ का निर्माण किया है। ऐसी व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। वहाँ पे जो मेन शक्ति है वो राज्यों को प्राप्त है, अधिक से अधिक शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त है। राज्य जब चाहे तब संघ से निकल सकते हैं। तो पहला आधार था संघीय व्यवस्था का, संघीय शासन का, दो या दो से अधिक स्वतंत्र देश स्वेच्छा से एक नए नियम के तहत जब रहने लगते हैं, एक नई व्यवस्था को जब बना लेते हैं, तो उसे स्वतंत्र राज्यों से बनने वाली संघीय व्यवस्था कहते हैं। दूसरा है, कोई बड़ा देश है, जैसे भारत है हमारा, भारत है ये मेरा, ये बहुत बड़ा देश है। भारत की संघीय व्यवस्था की अगर बात करें तो भारत एक बड़ा देश है और यहाँ पे विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के मानने वाले, विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं, इनकी संस्कृतियाँ अलग हैं। तो उन सबके आधार पे यहाँ पे देश में सत्ता की साझेदारी को बनाए रखने के लिए और लोगों के अंदर ये विश्वास कायम रखने के लिए कि हमारी भी भागीदारी है सत्ता में, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए, लोगों में एकता स्थापित करने के लिए, ताकि गृह युद्ध न हो, अनेक छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया गया। और हम बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ था बहुत मेहनत करने के बाद, तो उस समय भारत में इतने राज्य नहीं थे, लेकिन बाद में भाषाई आधार पे यहाँ पे राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। वास्तव में शुरू शुरू में तो सरकार ने इसको मना किया, लेकिन एक दो जगह ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिसको लेकर के शासन ने, यानी संघीय सरकार ने
छोटे छोटे राज्य, छोटे क्या बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, चूँकि भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भारत में सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने के लिए राज्यों का निर्माण किया गया। हाँ, भारतीय जो राज्य हैं, भारत की तरह जिस तरह से लोगों ने, जिन जिन देशों ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की है, उन उन देशों में जो शक्ति है वो ज़्यादा केंद्र के पास है और राज्यों को कम शक्ति प्रदान किया गया है, कम विषयों को प्रदान किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है, जो 7 विशेषताएं हम पहले बताए थे संघीय शासन व्यवस्था की, क्या वो सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में या भारतीय संघ में पाई जाती हैं? पहला देखते हैं, भारत में कठोर संविधान। बात सही है। भारत में जो संघीय व्यवस्था की पहली विशेषता है कठोर संविधान, तो भारत का जो संविधान है कठोर है। यहाँ के जो संविधान की जो धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, उसमें से कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें परिवर्तन करने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। बिना आधे से अधिक राज्यों की सहमति के उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हुआ कि भारत का संविधान कठोर है। अगला है भारत में एकहरी नागरिकता। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो संघीय व्यवस्था की मूल विशेषता है। अगला है शक्तियों का विभाजन। भारत में भी शक्तियों का विभाजन किया गया है, हम अभी जस्ट पहले ही बताए थे। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शक्तियों या किन्हीं अन्य चीज़ों को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी समस्याओं के निपटारा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य जो राजस्व है, आय है, पैसा कहाँ से आएगा, इसका बंटवारा भी संविधान में कर दिया गया है। और मेन जो संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, वो भारत को एक 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 भारत के लोगों में एकरूपता स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं संघीय व्यवस्थाएं भारत में पाई जाती हैं। तो भारत को एक संघीय राज्य कहा जा सकता है कि नहीं? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। अब देखिए, संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पहला संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, यानी संविधान में इसका उल्लेख करना जरूरी है कि ये संघ सरकार होगी, ये राज्य सरकार होगी, संघ सरकार इन काम को करेगी, यानी सारी चीज़ें संविधान के माध्यम से होनी चाहिए ताकि उसमें कोई विवाद उत्पन्न न होने पाए, तभी संघीय व्यवस्था चलेगी, नहीं तो संघीय व्यवस्था चल नहीं सकती है। अगला है इसमें भाषाई राज्य। भारत की अगर स्थिति हम देखें तो भारत में जो राज्यों का गठन किया गया है वो भाषा के आधार पर ही किया गया है। 1947 से लगा करके 2006 तक के बीच में हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों को समझ में आएगा कि पहले से अब में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। शुरू शुरू में भारत में 14 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में कुल बढ़ कर के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। हम बताएं कि भारत में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लगभग 1500 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कुछ भाषाएं मिलती जुलती हैं। ऐसे इन सबको मिला करके भारत में कुल लगभग
जो मिलती जुलती भाषाएं थी उनको मिला करके लगभग 114 भाषाएं बनी और उनमें से 22 भाषाओं को सरकार ने मान्यता दिया। और आगे हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था वो भाषा को लेकर के ही हुआ था। भारत में जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो उसमें कहा गया था कि भारत की जो सरकार की भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, लेकिन 10 साल बाद उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन भारत ने देखा कि यहाँ पे हिंदी बोलने वालों की संख्या मात्र 40% है और 60% लोग अंग्रेजी एवं अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो अगर हम हिंदी को राजभाषा बना देंगे, राष्ट्रभाषा बना देंगे, तो समस्या उत्पन्न होगी। और तमिलनाडु ने इसका खूब पुरजोर विरोध किया था। इसके चलते भारतीय नेताओं एवं शासन को यह समझ में आ गया कि अगर हम लोग भी भाषा के आधार पर कट्टरता का रुख अपनाएंगे और हिंदी को राष्ट्रभाषा अगर बनाएंगे तो अन्य भाषाओं को मानने वाले लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे और अपने आप को पराया समझने लगेंगे, और वही स्थिति भारत में होगी जो श्रीलंका में हुई है। तो इस बात को ध्यान में रख करके अंग्रेजी को ही भारतीय भाषा, जो शासन की भाषा है, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी बना दिया गया और अंग्रेजी को भी बने रहने दिया गया। इससे भारत एक बहुत बड़े कलह और गृह युद्ध जैसी स्थिति से बच गया। इसमें बहुत ज़्यादा योगदान 1990 के बाद केंद्र राज्य का जो संबंध है उसको हम लोग समझने के बाद समझ पाएंगे। देखिए 1990 के दशक के बाद, उससे पहले भारत में केंद्र सरकार में स्पष्ट बहुमत मिल जाता था किसी पार्टी को और उसकी सरकार बन जाती थी। 1990 के बाद स्थिति ये हुई कि केंद्र सरकार में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है और जो राज्य थे उनमें दूसरी पार्टी की सरकार बनने लगी, क्योंकि क्षेत्रीय हित दूसरा था। मान लीजिए यूपी की अगर हम बात करें तो केंद्र में मान लीजिए बीजेपी की सरकार है और राज्य में चुनाव हुआ तो यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं, इच्छाएं अलग हैं, भाषा अलग है, तो इन्होंने किसी दूसरे पार्टी की सरकार बना दी। अब हुआ क्या कि केंद्र जो है वो राज्यों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर 3-5 करके सरकार को गिरा देता था। तो इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। फिर आज भी ये कंडीशन है कि जहाँ जहाँ केंद्र वाली सरकार नहीं है, सरकारें इधर उधर 3-5 करके राज्यों की सरकारों को सहायता, अनुदान ये सब देने में परेशानी करती है, जिससे राज्यों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम लोगों का पाठ 2 का जो अध्याय 2 है, संघात्मक व्यवस्था, उसका पार्ट 1 समाप्त हुआ। हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोग उसको देखते नहीं हैं, और जब तक वीडियो आप लोग देखेंगे नहीं आपको समझ में कैसे आएगी। और कोई तरीका हो तो बताइए समझाने का। एक ही तरीका है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों को एक सूचना मिलती है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप किए रहेंगे तो आप लोगों को वो सूचना तुरंत मिल जाएगी, मैसेज चला जाएगा। और जब मैसेज चला जाएगा तो जान जाएंगे कि सर जी ने वीडियो अपलोड कर दिया है। भले हम भेजे चाहे न भेजे, आप लोगों को पता चल जाएगा। हालांकि मैं तो अपलोड करने के बाद ग्रुप में डाल ही देता हूँ, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप पे मैसेज चला जाएगा, तब आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि सर जी ने वीडियो लोड कर दिया है, हम लोग उसको देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ चीज़ें न समझ में आए उसको फिर से पीछे करके देख लीजिए। और हाँ, वीडियो देखिए, मुझे सब पता है कि कौन बच्चा देखता है कौन नहीं देखता है, क्योंकि मैं किसी दूसरे का वीडियो नहीं डालता हूँ, मैं खुद बना के डालता हूँ।
तो यूट्यूब हमको बताता है कि कौन सा बच्चा देखा, कौन सा बच्चा नहीं देखा। व्हाट्सएप ग्रुप पे ये दिखता है कि कौन सा लड़का देखा है, कौन सा लड़का नहीं देखा। पहला वीडियो मैं बताया कि सिर्फ 5 बच्चे देखे हैं, उसके बाद लोगों ने देखना शुरू किया और 19 बच्चों ने देखा। दूसरा वीडियो अभी मैं देखा तो मात्र 9 बच्चे देखे थे। तो आप लोग देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो अन्य बच्चों को भी बताइए। हालांकि बोर्ड होता तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है। मोबाइल इतने छोटे से डेस्कटॉप में आदमी प्रयास करके इतना पढ़ा रहा है, ये कम नहीं है। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखिए, किताब भी पढ़िए। किताब तो मिला ही है, नहीं है तो मैं पीडीएफ दे ही रहा हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी समस्याएं हैं हमसे पूछते रहिए। धन्यवाद।